नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं उस सच्चाई से जो ये साफ दिखाती है कि अवैध कामों में शामिल लोग अब बच नहीं सकते। उत्तर प्रदेश में सरकार अपराध के खिलाफ किस सख्ती से पेश आ रही है, ये लगातार सामने आ रहा है। खासतौर पर नशे का कारोबार करने वाले लोग आम जनता की जिंदगी के साथ सीधा खेलते हैं। नशा सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को बर्बाद करता है। युवाओं के भविष्य अंधेरे में धकेलने वाले ऐसे अपराधी दरअसल आम जनता के भरोसे और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और यही वजह है कि जब किसी अपराधी पर शिकंजा कसा जाता है तो कार्रवाई सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहती, उसकी पूरी जड़ को खंगाला जाता है। उसका नेटवर्क, उसकी कमाई, उसका पैसा कहां से आया, कहां लगाया गया, सब कुछ जांच के दायरे में लाया जाता है। सरकार की मंशा साफ है कि ऐसा सख्त संदेश जाए कि कोई भी अपराधी दोबारा अपराध करने से पहले 100 बार सोचने को मजबूर हो जाए। और इसी के चलते कोडेन युक्त कफ सिरप तस्करी के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने की कार्रवाई लगातार जारी है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। कोडेन कफ सिरप मामले में खुला बड़ा राज। उत्तर प्रदेश में कोडेन युक्त कफ सिरप की तस्करी कोई नया मामला नहीं, लेकिन हाल के दिनों में जो खुलासे सामने आए हैं उन्होंने इस अवैध कारोबार की गहराई और फैलाव को साफ कर दिया है। ये सिर्फ नशीले कफ सिरप की तस्करी तक सीमित नहीं था, बल्कि इससे कमाए गए काले धन को सफेद करने के लिए एक पूरा नेटवर्क खड़ा किया गया। इस नेटवर्क में शराब का कारोबार, रियल एस्टेट, शेल कंपनियां और बेनामी संपत्तियां शामिल थी। जांच एजेंसियों के अनुसार इस तस्करी के मुख्य आरोपी विभोर राणा, विशाल और विकास जैसे लोग केवल दवा की अवैध सप्लाई तक सीमित नहीं थे। उन्होंने इस गैर कानूनी धंधे से जो करोड़ों रुपए कमाए उसे अलग अलग रास्तों से खपाने की योजना बनाई। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल बताया जा रहा है, जिसके बेहद करीबी विकास नरवे ने गिरफ्तारी के बाद कई अहम राज उजागर किए हैं। गिरफ्तारी के बाद खुलने लगे राज। विकास नरवे की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में एक बड़ा मोड़ साबित हुई है। पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि तस्करी से आने वाले पैसों को सीधे इस्तेमाल करना जोखिम भरा था, इसलिए गिरोह ने तय किया कि इस रकम को कैसे ऐसे कारोबारों में लगाया जाए जहां कैश का लेन देन आम बात है और जहां पैसों की असली स्रोत पर सवाल कम उठते हैं। शराब का कारोबार और रियल एस्टेट इसके लिए सबसे उपयुक्त माने गए। उसने ये भी बताया कि गिरोह ने खास तौर पर वाराणसी और गाजियाबाद को चुना। ये दोनों शहर बड़े कारोबारी केंद्र हैं और यहाँ शराब के ठेकों में निवेश करना आसान माना जाता है। कई शराब ठेकेदारों के साथ साठगांठ कर इस काले धन को निवेश के रूप में लगाया गया। बैंक खातों की जांच से सामने आई सच्चाई। जैसे ही विकास नरवे के बयान दर्ज किए गए, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बैंक खातों की गहन जांच शुरू की। इस जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। गिरोह के सदस्यों और शराब ठेकेदारों के बीच करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन पाए गए। ये लेन देन सामान्य कारोबारी व्यवहार से कई ज्यादा थे और इसके पीछे कोई ठोस कानूनी आधार नहीं दिख रहा था। शुरुआत में जब शराब ठेकेदारों से पूछताछ की गई तो उन्होंने इन पैसों को व्यक्तिगत उधार या दोस्ताना मदद देने की कोशिश की, लेकिन जब ईडी ने दस्तावेजी सबूत, बैंक स्टेटमेंट और कॉल डिटेल सामने रखी तो उनकी दलीलें कमजोर पड़ गई। कई मामलों में उधार लौटाने का कोई रिकॉर्ड नहीं था और ना ही कोई लिखित समझौता। शराब कारोबार बना काले धन का रास्ता। जांच में ये बात साफ होती जा रही है कि शराब का कारोबार इस गिरोह के लिए सिर्फ निवेश का जरिया नहीं था, बल्कि काले धन को सफेद करने का एक रास्ता था। शराब ठेकों में बड़ी रकम लगाई गई, लाइसेंस फीस, स्टॉक और संचालन के नाम पर पैसा घुमाया गया और फिर मुनाफे के रूप में उसे वैध दिखाने की कोशिश की गई। वाराणसी और गाजियाबाद के अलावा अब ईडी को शक है कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस मॉडल पर निवेश किया गया है, यानी तस्करी से आए पैसों को अलग अलग शहरों में फैलाकर लगाया गया ताकि किसी एक जगह पर ज्यादा शक ना हो। शेल कंपनियों का जाल।
ईडी की जांच अब शेल कंपनियों की तरफ तेजी से बढ़ रही है। शेल कंपनियां वो फर्जी या कागजी कंपनियां होती हैं जिनका असली कारोबार बहुत कम या ना के बराबर होता है, लेकिन उनके खातों से बड़े पैमाने पर लेन देन किया जाता है। विकास नरवे ने पूछताछ में बताया कि ऐसी कई कंपनियों के नाम पर पैसे ट्रांसफर किए गए ताकि असली मालिकों का नाम सामने ना आए। इन कंपनियों के डायरेक्टर अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति उस स्तर की नहीं होती कि वो करोड़ों का कारोबार कर सके। इससे एजेंसियों को शक और गहरा हुआ कि ये कंपनियां सिर्फ काले धन को घुमाने के लिए बनाई गई थी। राजनीति और रसूखदार नामों की चर्चा। सूत्रों के अनुसार विकास नरवे ने पूछताछ में कुछ ऐसे नामों को खुलासा किया जो राजनीति और प्रभावशाली व्यवसायियों से जुड़े बताए जा रहे हैं। हालांकि जांच एजेंसियां इस मामले में बेहद सतर्कता से काम कर रही हैं और बिना पुख्ता सबूत के किसी का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया। ईडी का मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर निवेश बिना किसी स्थानीय संरक्षण और संपर्कों के संभव नहीं था और इसी वजह से जांच का दायरा अब सिर्फ तस्करों तक सीमित ना रहकर उनके सहयोगियों और मददगारों तक फैलाया जा रहा है। बेनामी संपत्तियों की तलाश। इस पूरे मामले में बेनामी संपत्तियों की भूमिका भी अहम मानी जा रही। जांच में संकेत मिले कि गिरोह ने कई संपत्तियां अपने नाम पर ना लेकर रिश्तेदारों, जान पहचान वालों या कर्मचारियों के नाम पर खरीदी थी। इनमें जमीन, मकान और फ्लैट शामिल हैं। अब एजेंसियां इन संपत्तियों की पहचान कर रही है। अगर ये साबित हो जाता है कि ये संपत्तियां तस्करी के पैसों से खरीदी गई थी तो इन्हें जब्त किया जा सकता है। इससे न सिर्फ आरोपियों का आर्थिक नुकसान होगा बल्कि भविष्य में ऐसे अपराध करने वालों को भी सख्त संदेश जाएगा। ईडी की सख्त कार्रवाई और लगातार दबाव। ईडी ने 4 बड़े शराब ठेकेदारों को अपने मुख्यालय बुलाकर घंटों पूछताछ की। ये साफ संकेत है कि जांच एजेंसी इस मामले को हल्के में नहीं ले रही। अधिकारियों का कहना है कि जरूरत पड़ी तो और भी ठेकेदारों को समन भेजा जाएगा। पूछताछ के दौरान हर लेन देन, हर निवेश और हर दस्तावेज की बारीकी से जांच की जा रही है। ईडी का फोकस ये समझने पर है कि पैसा कहां से आया, कहां गया और किस मकसद से इस्तेमाल किया गया। कानून व्यवस्था पर लगातार कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ सालों से संगठित अपराध और माफिया नेटवर्क के खिलाफ लगातार कार्रवाई देखने को मिली। चाहे अवैध शराब का मामला हो, ड्रग तस्करी हो या काले धन का नेटवर्क, जांच एजेंसियां सक्रिय भूमिका में नजर आई। इस केस में भी ये साफ दिखाई देता है कि सरकार और एजेंसियां केवल छोटे अपराधियों तक सीमित नहीं रहना चाहती बल्कि पूरे सिंडिकेट को तोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। तस्करी से लेकर निवेश और संपत्ति तक हर कड़ी को जोड़कर देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में और खुलासों की संभावना। जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है उससे ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। कुछ और शराब कारोबारियों को समन जारी किए जाने की संभावना है। इसके अलावा शेल कंपनियों और बेनामी संपत्तियों को लेकर भी ठोस कार्रवाई हो सकती है। ईडी और अन्य जांच एजेंसियों का मकसद सिर्फ गिरफ्तारी करना नहीं है बल्कि उस पूरे सिस्टम को खत्म करना है जो अवैध कमाई को सुरक्षित बनाने में मदद करता है। कोडेन युक्त कफ सिरप तस्करी का यह मामला सिर्फ नशे की दवाओं तक सीमित नहीं रहा। ये काले धन, अवैध निवेश, शराब कारोबार, शेल कंपनियों और बेनामी संपत्तियों के एक बड़े जाल का रूप ले चुका है। विकास नरवे के खुलासे के बाद जांच जिस दिशा में बढ़ी है उससे ये साफ है कि आने वाले समय में इसकी कई और परतें खुलेंगी। लगातार हो रही कार्रवाई दिखाती है कि संगठित अपराध के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है। अगर जांच एजेंसी इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रही तो ये सिंडिकेट पूरी तरह टूट सकता है और भविष्य में ऐसे नेटवर्क खड़े करने वालों के लिए ये कड़ा सबक साबित होगा। उत्तर प्रदेश में मौजूदा समय में ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि योगी सरकार कानून तोड़ने वालों के साथ किसी भी तरह की नरमी बरतने के मूड में नहीं है। चाहे मामला नशे की तस्करी का हो, काले धन का हो या संगठित अपराध का, सरकार की नीति एकदम साफ है। अपराध किया है तो सजा तय है। कोडेन युक्त कफ सिरप तस्करी जैसे मामलों ने समाज के युवाओं और भविष्य को नुकसान पहुंचाया है। सरकार इसे सिर्फ एक अपराध नहीं, सामाजिक जहर मानकर कार्रवाई कर रही है। यही वजह है कि अब केवल छोटे तस्कर नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क, फंडिंग सिस्टम और निवेश चैनल को ध्वस्त करने की रणनीति पर काम हो रहा है। कुल मिलाकर योगी सरकार के कार्यकाल में ये देखने को मिला कि अपराध पर कार्रवाई सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहती बल्कि जमीन पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
प्रवर्तन निदेशालय, पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों को खुली छूट दी गई कि वो बिना दबाव, बिना सिफारिश और बिना किसी राजनीतिक इंटरफेरेंस के जांच करे। और यही कारण है कि अब ऐसे अपराधी जो पहले खुद को कानून से ऊपर समझते थे, पूछताछ के लिए दफ्तरों के चक्कर काटते नजर आ रहे हैं। शराब कारोबार, रियल एस्टेट और शेल कंपनियों के नाम पर काले धन को खपाने वाले लोगों को अब ये एहसास होने लगा कि बचने का रास्ता बंद हो चुका है और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और आगे चलकर इसमें कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।